नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल विन विज्ञान में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कक्षा 10वीं की वर्कशीट है। सामाजिक विज्ञान विषय पर ये वर्कशीट है। डेट है 2/3/2022 और जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 96 है और टॉपिक है मुद्रा एवं साख। ठीक है, तो इस वर्कशीट में आज मुद्रा और साख जो चैप्टर है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगे अपने कमेंट दीजिए, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए जिससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों की वीडियो बनाने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो वर्कशीट का टॉपिक मुद्रा और साख है, तो इससे संबंधित प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की जो है व्याख्या करनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या हम इसे बोल सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो इसके जो काम है इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं हम। तो आपकी स्क्रीन पर उत्तर एक नजर आ रहा है आप बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य दिए हुए हैं। जैसे पहले इसका काम क्या है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। दूसरा इसका काम क्या है, कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए के इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि जो रुपए हम इस्तेमाल करते हैं उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, वैधता प्रदान करता है। कोई उसको रुपए को या पैसे को लेने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा के निर्गमन पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, ये मुद्रा को कंट्रोल करके रखता है। चौथा, रिजर्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, अन्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर भी नजर रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके उत्तर को पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को। अनौपचारिक क्षेत्रकों के ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है, उचित तर्कों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो इसके आंसर को देखते हैं हम। ये आप लोगों की स्क्रीन पर उत्तर नंबर 2 आपको नजर आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को दिया हुआ है, तो जैसे यहाँ पर पॉइंट दिया है, अनौपचारिक क्षेत्रों में ऋण गतिविधि को कम किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज दर जो है ब्याज वसूलते हैं, इसीलिए अनौपचारिक ऋण जो है वो ज्यादा, जो ऋणदाता होता है यहाँ पर क्या आएगा, ऋण दाता। ठीक है, उसको जो है क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है, अधिक महंगा पड़ता है। तो उसके बाद ऊंची लागत का अर्थ कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है, इसलिए कर्जदार के पास अपने लिए जो है कम आय बचती है। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है, इस कारण वह कर्ज के बोझ में दब जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है उत्तर प्रश्न नंबर 3 आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण क्यों है, अपने विचार दीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर उत्तर नजर आ रहा होगा आपको। ये देखिए, ये है इसका उत्तर नंबर, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर 3। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 इसमें बोलता है, भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही क्यों निर्भर है। ठीक है, तो इसका उत्तर को देखते हैं हम। तो यहाँ आप उत्तर देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर 4 जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या बोलता है? प्रश्न नंबर 5 में साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार बिल हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देखते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर उत्तर 5 आपको नजर आ रहा होगा बेटा। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल किया है, हमें उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं हम। तो यहाँ पर आपको उत्तर 6 नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये है उत्तर नंबर 6। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो का जो मेरी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई, जैसा कि अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा। इसी प्रकार अपने आसपास परिवार या संबंधियों के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका का कोई तो अन्य उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें उदाहरण देना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिखा है। तो इसके उत्तर को देखते हैं हम। ये देखिए प्रश्न नंबर 7 का जो उत्तर 7 है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपकी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये है उत्तर नंबर 7। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखिए क्या कहता है। कहता है साख से आप क्या समझते हैं और साख किस प्रकार संपत्ति और ऋणजाल दोनों की भूमिका निभा सकता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इस साख से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित प्रश्न जो है ऐसे ही आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि साख क्या है और इससे आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। ये देखिए उत्तर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर नंबर 8 देखिए। साख से हमारा तात्पर्य एक ऐसी सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, सुविधाएं, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 उदाहरण लिए हैं। ठीक है, एक सलीम का और एक सपना का। तो जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से साख जो है वो संपत्ति और कर्ज जाल, ठीक है, कर्ज जाल का रूप ले सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा उत्तर नंबर 8। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हमारे 8 के 8 प्रश्न के उत्तर जो है हमने डिस्कस किए, हमने देखे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं आगे हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक स्रोत आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ एक आपको अनुच्छेद दिया हुआ है, इसे आप लोगों को पढ़ना है और जो नीचे प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। तो जैसे यहाँ पर बोला गया है, मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है ऋण की राशि रुपए में। तो ऋण की राशि कितनी है, देखिए यहाँ पर ऋण की राशि है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 5 लाख रुपए, ये ऋण की राशि है। ठीक है, आगे बोला गया है समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार क्या है, समर्थक ऋणाधार है नए घर के कागज। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नए घर के कागज। ठीक है, इसके बाद अदायगी का स्वरूप, अदायगी का स्वरूप क्या है, मासिक किस्त। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मासिक
यही है अदायगी का स्वरूप। और आवश्यक कागजात में क्या है? आवश्यक कागजात में नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर नौकरी व वेतन संबंधी क्या है? रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न भी पूरा होता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपने कमेंट बताइए, अपने कमेंट दीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक कीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप बच्चों के लिए तो थोड़ा सा आप बच्चे भी उसको